अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, राजीबाजी होंगे। आज मैं ज़िंदगी के एक ऐसे पीरियड के बारे में बात करूंगा जिससे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। यही वो पीरियड है जिसके अंदर एक बच्चा बोर्ड के एग्जाम से मुतारिफ होता है और अपने करियर को बनाने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि है मैट्रिक। आज की वीडियो मैट्रिक और उनके रिजल्ट्स पर डिस्कशन पर है, यानी उन प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे जो एक स्टूडेंट मैट्रिक के दौरान फेस करता है। जो प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। यानी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट इधर ही से एक रूटीन पकड़ता है ताकि वो आगे 4 साल या 5 साल अपने करियर मेकिंग के जो उसने गुजारने हैं, तो वो इधर से ही अपनी रूटीन बनाता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मैट्रिक कहते किसे हैं। पाकिस्तान के अंदर 9th क्लास और 10th क्लास को मैट्रिक कहा जाता है। दीगर ममालिक में मैट्रिक को किसी और ग्रेड के साथ भी मुंसलिक किया गया है, जैसे इंडिया के अंदर 10th ग्रेड को मैट्रिक कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 9th और 10th को मैट्रिक कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर मैट्रिक इसलिए बहुत ज़्यादा आम है क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और नंबर टू ये फैसिलिटेटेड भी बहुत है। यानी इधर इसकी एकेडमीज, गाइड्स और नोट्स मार्केट के अंदर बेतहाशा मौजूद है। मैट्रिक के कुल मिला के 2 साल है, लेकिन ये 2 साल अगर अच्छी तरह टैकल ना किए जाएं तो ये भी उतने ही भारी हो जाते हैं इंसान पे जिस तरह आजकल लाहौर की सर्दी भारी हुई है। अब आ जाते हैं इस सवाल पर कि मैट्रिक इतना ज़्यादा अहम क्यों होता है। मैट्रिक अहम इसलिए होता है क्योंकि ये एक बच्चे की ज़िंदगी में पहला बोर्ड इम्प्रेशन होता है। यानी ये पहली बार उसकी ज़िंदगी में होता है कि एक बोर्ड एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड के ज़रिए उसके पेपर लिए जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो एक स्कूल सिस्टम देख रहा होता है, स्कूल में पेपर हो रहे होते हैं एनुअल और इस तरह गुजार रहा होता है। लेकिन मैट्रिक उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नया ही उसके लिए तजर्बा आता है कि यार इस तरह भी पेपर होते हैं। इसलिए मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि एक स्टूडेंट जब मैट्रिक के अंदर मेहनत करता है तो आगे भी जितने साल उसने गुजारने हैं अपनी स्टडी के अंदर, उसमें वो मोटिवेटेड रहता है। अगर वो मैट्रिक के अंदर अच्छे नंबर ले तो वो मोटिवेटेड रहता है और फिर वो आगे भी मेहनत करता रहता है। अगर बच्चा पहले साल में पहले ही इस प्रैक्टिकल के अंदर ही ढीला रह जाए तो फिर वो आगे भी ढीला ही रहता है। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करे और उसको उस हिसाब से तैयार करे। इसलिए मैट्रिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा अपने आप को तैयार कर लेता है, इसके अंदर मोटिवेटेड हो जाता है एक ही दफ़ा, नहीं तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अलबत्ता ये बात भी सच है कि मैट्रिक की जो वेटेज है वो दीगर एंट्री टेस्ट इम्तहानात के अंदर कम हो गई है। यानी जो एमडी कैट जो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉलेजेस के अंदर दाखिला लेने वाला टेस्ट है और जो इंजीनियरिंग के दीगर टेस्ट हैं दाखिला लेने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनमें मैट्रिक की वेटेज कम है, कम कर दी गई है अब। लेकिन सेल्फ कंटेनमेंट के लिए मैट्रिक का जो ये पीरियड है ये बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा इसमें बेहतरीन परफॉर्म करता है, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रूटीन में चलता है, तो वो इंटरमीडिएट के अंदर भी एफएससी के अंदर यानी तो वो अपने आप को उस तरह ढाल लेता है। लेकिन ये बात याद रखें कि मैट्रिक और एफएससी में बहुत फ़र्क है। इसलिए हम पहले मैट्रिक पे बात करेंगे, इंशाल्लाह एफएससी पे भी बाद में बात की जाएगी। मैट्रिक का जो पहला स्टेप है वो है 9th क्लास। अब दीगर स्कूल्स ने एक पीरियड भी मुतारिफ करवाया है जिसका नाम उन्होंने प्री नाइन्थ दिया है, जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स को 9th की पढ़ाई से पहले ही मुतारिफ करवाते हैं ताकि उनके स्टूडेंट्स जब 9th के अंदर जाएं, बोर्ड के इम्तहानात के अंदर जाएं, तो वो बेहतरीन परफॉर्म करें और अच्छे नंबर लें। इसमें मजबूरी तौर पर स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है और उनके रिस्पेक्टिव एजुकेशनल स्कूल्स को भी फ़ायदा हो रहा होता है। जब एक स्टूडेंट 8th क्लास के बाद 9th में आता है, यानी जो उसने अपनी प्ले ग्रुप से लेकर 8 तक पढ़ा होता है उसकी पढ़ाई एक तरफ रख दी जाती है और 9th की पढ़ाई एक तरफ। यानी ये जो उसने पहले पढ़ा है उसकी थोड़ी थोड़ी बेसिक्स उसको पता होती हैं, 9th में उसकी थोड़ी सी इलेबोरेटेड स्टडी होती है। लेकिन दोनों की स्टडी का मेथड डिफरेंट होता है। 8 तक जो पढ़ा है वो डिफरेंट है आपके लिए, वो अलग है, और जो आपने 9th में पढ़ा है वो अलग है, क्योंकि अब आपके एग्जाम जो है वो बोर्ड लेगा, वो आपका स्कूल नहीं लेगा। इसलिए इस बच्चों को मुख्तलिफ तरह के मसाइल इनमें इस रूटीन को चेंज करने में भी आते हैं। मैट्रिक का दूसरा स्टेप 10th क्लास है, लेकिन जितने भी एक बच्चे को मसले आने होते हैं ना वो 9th क्लास में आ चुके होते हैं। चाहे जितने भी मसले हम आगे डिस्कस भी करेंगे वो मसाइल भी और जितने दूसरे भी मसाइल हैं वो सब एक बच्चे को 9th क्लास के अंदर पेश आ चुके होते हैं। इसलिए अब वो उन पर वर्किंग करके उन मसाइल को अच्छी तरह हल करने की कोशिश करता है और 10th क्लास के अंदर वो उन पर कवर करके उन्हें बेहतरीन तरह से अपनी स्मूथ से 10th क्लास गुजारने की कोशिश करता है। तो ये दोनों 9th और 10th मिला के मैट्रिक कहलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। 10th क्लास अगर वो बच्चा अपने जो मसाइल है उसको आया 9th क्लास के अंदर, उन पर कूप अप करके उन पर वर्किंग करके अगर उनको हल कर ले तो ठीक चलता है, नहीं करे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चलता, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है।
अब हम इस बात पर आते हैं कि एक बच्चा जो 9th क्लास के अंदर जाता है उन्हें किस किस मसले से गुजरना पड़ता है। ठीक है, बहुत से मसाइल हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं जो बच्चों को पेश आते हैं, जिनमें याद करने के मसाइल भी होते हैं, उनमें फिनेंशियल मसाइल भी होते हैं, उनमें फिजिकल मसाइल, बीमार हो जाते हैं, कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रही होती। तो हम सब मसलों को डिस्कस करेंगे और एक एक करके उनके हल भी निकालेंगे। सबसे पहला मसला है स्कीम ऑफ स्टडी। स्कीम ऑफ स्टडी से क्या मुराद है कि जब एक बच्चा 8 क्लास से 9 क्लास के अंदर आता है तो पेपर पैटर्न भी बदल जाता है और पढ़ाई की, जिस तरह कि हमने पहले जिक्र किया, पढ़ाई भी बदल जाती है। तो स्कीम ऑफ स्टडी जो है इसमें चेंज होना सबसे पहला मसला है और इसको हल बहुत आराम से किया जा सकता है। इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता दोनों की स्टडीज के अंदर, लेकिन फर्क तो है। इस फर्क को, इस गैप को कम करने के लिए बच्चा अगर साथ के साथ पढ़ता रहे, पढ़ाई करता रहे, या किसी भी असिस्टिव एकेडमी या फिर कोई नोट्स का इस्तेमाल करे, तो वो स्कीम ऑफ स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। अक्सर बच्चों को स्कीम ऑफ स्टडी समझ नहीं आती, इस वजह से उन्हें बहुत से मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों को समझ आ जाती है वो तकरीबन तकरीबन आगे चले जाते हैं, उनको और कोई मसाइल आ जाते हैं या नहीं भी आता तो वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। अब हम दूसरे मसले पर आते हैं। दूसरा मसला है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, पेपर अब 8 क्लास के अंदर आप जिस गंदे ढंगे बेढंगे जिस अंदाज में पेपर करते थे, उस अंदाज में आप 9 क्लास के अंदर करेंगे तो टीचर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, टीचर उसे पसंद ही नहीं करेगा, टीचर की लेस प्रेफरेंस आपकी वो पेपर होगा। तो आपको अपने पेपर की प्रेजेंटेशन बढ़ानी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगी, आपके 9 क्लास के अंदर आप कट मार्कर्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जो कि 9th और 10th से गुजर चुके हैं या पढ़े, उनको पता होगा कि ये बात है। तो मार्कर्स का इस्तेमाल करना होता है, हेडिंग्स देनी होती हैं, सवाल की हेडिंग्स, लाइन, मार्जिन लाइन, शीट की प्रेजेंटेशन, सब कुछ आपको लेकर चलना पड़ता है। और जो इन पर अमल ना करे उसको फिर काफ़ी हद तक मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। जैसे उसके नंबरों के मुश्किलात से, जैसे नंबर उसके आते ही नहीं है, उसको नंबर ही नहीं दिए जाते, या एक नंबर, एक सवाल जिसमें 2 नंबर है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा या आधा नंबर दिया जाएगा। कि प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है 9 क्लास के अंदर कि हमारे पास क्वालिटी हो ना हो लेकिन प्रेजेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अलबत्ता क्वालिटी भी होती है और प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। तीसरा जो मेजर मसला बच्चों को आता है वो है याद करना। अब बच्चों को यही नहीं समझ आती कि उन्होंने किस तरह अपना जो मटेरियल है उसे याद करना है, किस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं, किस तरह लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने हैं, कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज तैयार करने हैं। जिन बच्चों को इस चीज़ की नहीं समझ आती, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि स्कीम ऑफ स्टडी, जिनको नहीं समझ आती उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो अक्सर अपने टेस्ट में भी बेहतरीन तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, और जिनको समझ आ जाती है वाइस वर्सा उनके साथ बेहतरीन हो रहा होता है, वो बेहतरीन तरह से परफॉर्म भी कर सकते होते हैं, बेहतरीन तरह से वो अपना पेपर प्रेजेंट भी करते हैं और बेहतरीन तरह से वो नंबर भी हासिल कर लेते हैं। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है कंसंट्रेशन। एक बच्चा जब एक रिजीम चेंज, एक स्कीम चेंज के बाद आता है 9 क्लास के अंदर, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वो है कंसंट्रेशन। जब उससे एक काम एक बंदे से नहीं होता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो अपनी कंसंट्रेशन उससे हटा लेता है। ठीक है, फर्ज करें कि पढ़े आप, आपसे किताब पढ़े, आपसे नहीं पढ़ी जा रही किताब, तो भाईजान आप उसको बिल्कुल छोड़ दोगे और आप मुख्तलिफ सोचों में, दुनिया भर की सोचों में आप पढ़ाई में गुम हो जाओगे। अक्सर बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी यही होता था जब मैं पढ़ता था। तो यही जो मसला है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में ले जाता है, क्योंकि टाइम इसमें ज़ाया हो जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं इसको काफ़ी हद तक इस पर कवर किया, तो मुझे मतलब आप समझ लें कि हेल्पफुल हुआ, पढ़ाई मुझे समझ आई ना। अगर मैंने अपनी कंसंट्रेशन ना करता तो मेरी समझ बिल्कुल भी ना आता, और फिर आपको पता है फिर आगे रिजल्ट्स भी ख़राब होते हैं और उसके बाद आगे सब कुछ आपका जो आगे मेरिट बनता है वो सब डिस्टर्ब होता है। अब पांचवा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है एंजाइटी और डिप्रेशन। एक बच्चा जब 8 क्लास के अंदर से 9 क्लास में आता है, अब मैं 8 क्लास और 9 क्लास भी सीधा रिपीट करी जा रहा हूँ, लेकिन 8 क्लास से जब 9 क्लास के अंदर आता है तो अक्सर औकात वालिदैन 8 क्लास तक अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं बच्चों पर। लेकिन जब बच्चा 9 क्लास के अंदर आता है तो वालिदैन अपना इन्फ्लुएंस उठा लेते हैं। वो ये सोच समझते हैं कि अब बच्चा खुद पढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बच्चे के हाथ में खुद आता है तो वो बिल्कुल अक्सर नहीं पढ़ता। ठीक है, जब उस पर दबाव नहीं आता, प्रेशर नहीं आता, वो नहीं पढ़ता। अक्सर पर दबाव आता है तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर नहीं पढ़ते। कुछ कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, ये आप समझ रहे हैं, और कुछ अपना बराबर हिसाब रखते हैं।
ठीक है। अब जो बच्चे नहीं पढ़ते उन पर जब बहुत ज़्यादा दबाव आता है, मेरे जैसे बच्चे, तो वो फिर वो टेंशन और एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लो जी अब क्या करें, अब तो साडा कोई काम भी कोई नहीं हो रहा, ना पढ़ रहे हैं तब भी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तब भी नहीं आ रहे, नहीं पढ़े तब भी नहीं आ रहे। तो एक बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ें अपने ऊपर मुसल्लत हो पाता है, वो हर चीज़ को गलत समझना शुरू कर देता है, वो बदतमीज़ी करना शुरू हो जाता है, वो सज़ा समझना शुरू हो जाता है अपने ऊपर, या वो किसी भी ऐसे मसाइल के अंदर चला जाता है। जो छठा पॉइंट भी हम इससे रिलेट करेंगे, लेकिन जो सबसे पॉइंट है ना, कि बच्चे का जो बिहेवियर है ना वो एंजाइटी और डिप्रेशन से बिल्कुल चेंज हो जाता है। और छठा मसला भी यही है, सिक्स प्रॉब्लम भी यही है कि बच्चे का बिहेवियर, चूँकि हार्मोनल चेंजेस एक बच्चे के अंदर आ रहे होते हैं, बच्चे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स आ रहे होते हैं, उसकी आवाज़ भारी हो रही होती है, तो वो अक्सर बदतमीजी कर जाता है, ठीक है। अक्सर वो नहीं भी करना चाह रहा होता तो वो हो जाती है उससे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज़ जो एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इस तरह के मसाइल उसके अंदर आ जाते हैं। तो सिक्स प्रॉब्लम भी पढ़ाई के मुतल्लिका ही है, और ये तमाम जो इन पॉइंट्स है ये बिहेवियर से रिलेट करते हैं, क्योंकि एक बच्चा अगर बिहेवियर में ठीक है तो वो बाकी भी सब कुछ कर ले। सातवां जो सबसे बड़ा मसला है वो है रॉन्ग गाइडेंस। एक बच्चा जब भी डेविएट करता है तो वो किसी रॉन्ग गाइडेंस की वजह से डेविएट कर रहा होता है, वो किसी गलत एक्टिविटी को अपना रोल मॉडल बना लेता है, वो किसी गलत चीज़ की गाइडेंस ले लेता है। जैसे कि हर एकेडमी अपनी ही फिलॉसफी देता है, हर स्कूल अपनी फिलॉसफियाँ देती है, हर इंस्टीट्यूशन अपनी फिलॉसफियाँ दे रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि प्राइवेट स्कूल्स अपने किसी भी बच्चे को एकेडमी जाने का वो नहीं इनकरेज नहीं करते, अनलेस और अनटिल उनकी अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी बनी ना हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ हर किसी बच्चे ने एकेडमी ज्वाइन की है, आटे में नमक के बराबर किसी ने एकेडमी नहीं ज्वाइन की हुई तो नहीं की हुई, लेकिन हर किसी ने एकेडमी ज्वाइन की हुई है। और वो गवर्नमेंट कॉलेज को सिर्फ उस गवर्नमेंट स्कूल को उसने सिर्फ अपने एडमिशन के लिए रखा हुआ है, और वो हफ्ते के अंदर एक दो दिन या महीने के अंदर महीने के अंदर सिर्फ एक हफ्ता कहते हैं वो चले जाते हैं ताकि अपनी अटेंडेंस को वो रख सकें। लेकिन चलो शुगर चल रहा है, चलने दिया जाए। लेकिन बच्चे फिर इस रिस्पेक्टिव में वो अपने अच्छे नंबर भी लेके आते हैं, वो अपना करियर आगे सेटल करने के लिए इसे रिस्पॉन्सिबल भी समझते हैं कि अगर हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो अपने करियर को ही बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो अपना ना स्कूल जा रहे हैं ना अकेडमी जा रहे हैं, सिर्फ बेकार वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उनके लिए ये चीज़ नहीं है, उनके फिर एंड पे जनाब नंबर कम ही आते हैं, और फिर वो और उनके वालिदैन रो रहे होते हैं, या फिर वो किसी के पास जा रहे थे बच्चा साडा पढ़ता नहीं है, पढ़ाओ, या फिर जो मर्जी इस तरह की फलाना ढिमकाना चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो अपने लिए बेहतर चीज़ सोचता है। आज का लास्ट और एट प्रॉब्लम ये है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सब नाइन्थ के स्टूडेंट्स और टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए मसला है, वो हर रिजल्ट, मार्क्स और इस तरह की रिजल्ट्स और ईमाननामा जो भी आप इसको कहें, ठीक है। एक बच्चे के लिए जब वो नए क्लास में स्टेप करता है तो वो ये समझ ले कि अब उसके लिए आसानी कहीं नहीं, आगे ज़िंदगी कंपटीशन ही है, प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि आपकी इस एजुकेशन से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी, और वहाँ भी कंपटीशन है। आसानी कहीं भी नहीं, ठीक है। आसानी सिर्फ कब्र के अंदर ही है। जो आप ये कह रहे हैं ना, बस ये नाइन्थ कर लो, टेंथ कर लो, फिर आगे बहुत मज़े हैं तुम्हारे, फिर जब सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में, फिर ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लो, फिर बड़े मज़े हैं। फिर जी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहेंगे जी ये यूनिवर्सिटी चले जाओ, बहुत मज़े हैं। यूनिवर्सिटी चले जाओ, यूनिवर्सिटी भाई जान, अब जॉब कर लो तब मज़े हैं, जॉब में चले जाओ, फिर कब्र में चले जाओ, बहुत मज़े हैं, ठीक है, फिर आसान ही है, ठीक है। यही बात है। तो आप लोगों ने जो सबसे पहले ये चीज़ जहन में बिठा लेनी है, अब आगे स्ट्रगल और मेहनत और मुश्किल ही है, ठीक है। अगर आप ये समझ लोगे ना कि यार आप आसानी नहीं है, तो फिर आप चलते रहोगे। अगर आप रिलैक्स हो जाओगे तो फिर नहीं आप चलोगे, ठीक है। जो सबसे बड़ी बात जो मैं अब करने जा रहा हूँ, कि जो बच्चे हैं वो अक्सर कंपटीशन के अंदर अपने नंबर लेना चाह रहे होते हैं, वो अपनी क्लास वालों के साथ कंपटीशन नहीं लगा रहे होते, वो अपने मामू चाचू खाला पता नहीं किन किन के बच्चों के साथ कंपटीशन लगा रहे होते हैं, जिन्होंने पहले कभी नंबर ले लिए होते हैं, वो उनके साथ अपना ख़ानदानी कंपटीशन लगा के बैठे होते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि बहुत गलत है। एक स्टूडेंट एक कंपटीशन के अंदर जब आता है तो अक्सर वो
मोस्ट ऑफ द केसेस वो फेल हो जाता है, वो मतलब वो नंबर नहीं ले पाता, ठीक है। अक्सर ले भी लेते हैं ज़्यादा, लेकिन जो नहीं ले पाता वो एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर बहुत शिकार हो जाता है कि यार मैं इतने नंबर ही नहीं ले सका। उसे अपने वालिदैन की बात सुननी पड़ती है, उसे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, ला ये तो नंबर ही नहीं आए, ये वो नहीं होया। लेकिन अक्सर जो अच्छे वालिदैन होते हैं वो अपनी औलाद को ऐसी कोई बात नहीं करते जो उनको एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर लेके जाए। कंपटीशन वैसे भी अच्छी बात नहीं है, और मैंने कई बच्चों को इसी कंपटीशन के अंदर बर्बाद होते देखा है। बर्बाद से मुराद है एजुकेशनल टर्म में, बर्बाद से मुराद है कि उनके नंबर बिल्कुल नहीं आए, वो बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं और उन्हें काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आई। इसके बाद 10th क्लास आ जाती है, जो अगला स्टेप है मैट्रिक का, 9th के बाद। उसके बाद बच्चों की रूटीन अक्सर सेट हो जाती है, जिनकी नहीं होती तो वो इसमें सेट कर लेते हैं रूटीन, और अच्छी तरह 10th क्लास को परफॉर्म करने के बाद वो प्रैक्टिकल्स भी 10th क्लास के अंदर ही होते हैं मैट्रिक के, और जैसे सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट के एफएससी के सेकेंड ईयर में होते हैं और मैट्रिक के 10th में होते हैं। तो बच्चा 10th के पेपर दे के फिर एफएससी के अंदर कॉलेज के अंदर चला जाता है। लेकिन एक और बात मैं जो यहाँ करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये कुछ दफ़ा केसेस में ये होता है कि एक बच्चा 9th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छे नंबर भी ले लेता है बोर्ड के अंदर, लेकिन जो 10th में जाता है उसको इतने अच्छे नंबर नहीं आते। ठीक है, इसकी जो वजह है उसके इतने अच्छे नंबर नहीं आते, अब जो भी रीज़न है क्यों है वो मैं आपको, जो मैंने देखी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कुछ भी हो सकती है। जो कॉमन मैंने देखा है वो ये है कि जब एक बच्चा 9th क्लास के अंदर अच्छे नंबर ले लेता है, फिर वो अपने आप को फन्ने कहाँ समझ लेता है कि भाई जब मेरे से तो हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। एक रूटीन तो एक बच्चे की सेट हो जाती है 9th में, इसलिए उसके लिए 10th में पढ़ना आसान होता है। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता कि वो पढ़ना ही छोड़ दे, वो पढ़ना अपने आप को फन्ने कहाँ समझना शुरू कर दे। इस वजह से उसके अक्सर औकात 10th के अंदर अच्छे नंबर नहीं आते। और जो बड़े, जो कि मैट्रिक पास कर चुके हैं या आगे पीछे हैं मैट्रिक के, या उससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हैं, या कुछ फूफियाँ या कुछ आंटियाँ जो हैं, वो अपने रिश्तेदारों के नंबर जानने से गुरेज करें, क्योंकि आपको नंबर पता चल जाने से कुछ मिल नहीं जाता, ठीक है। आप इस चीज़ से गुरेज करें। आप दूसरे को भी डिप्रेस कर रहे होते हैं अगर उसके अच्छे नंबर नहीं है, अच्छे नंबर आए तो ठीक है पूछ लें, इस तरह भी है, लेकिन अच्छे नंबर ना आए तो बच्चा डिप्रेस हो रहा होता है, और ना आपने कोई जॉब देनी है, ठीक है, उसके नंबर जान के। तो इस चीज़ से गुरेज करें। मैं खुद भी इस चीज़ को बहुत नापसंद करता हूँ, और ना मैं किसी के गज़ट या किसी भी तरह से रोल नंबर डाल के नंबर हासिल करता हूँ, और ना मैं ये अपने लिए पसंद करता हूँ कि मुझसे कोई इस तरह पूछे। हाँ, जब मेरे नंबर आए तो मैंने अपने करीबी लोगों को खुद फ़ोन करके या खुद मैसेज करके खुद ही बताया कि मेरे इतने नंबर आए थे। इस तरह करना बेहतर है, ये इसलिए बेहतर नहीं कि आप किसी से नंबर पूछें, ठीक है। हमने इस वीडियो में मैट्रिक और मैट्रिक के मसाइल के बारे में जाना, और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की, और आखिर में हमने रिजल्ट्स के बारे में बात की। लेकिन आखिरी बात जो मैं इस असना में करना चाह रहा हूँ वो ये है कि याद रखो कि आपके वालिदैन आप पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम इन्वेस्टमेंट ऑन यू, और आपको ज़रूर इसका बदला उनको देना चाहिए, ठीक है। नहीं भी दे सकते कोई बात नहीं, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए आप बेहतर उनकी खिदमत करें, और बड़े होकर ये वादा करें कि अगर वालिदैन आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हयात हो तो आप उनको बेहतर आउटकम दे सको, ठीक है। उन्होंने जो किया वो उन्होंने अपने बेस्ट पर किया, वालिदैन ने, उनकी दुआएं लो, उनकी दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। अब हम अपनी वीडियो को इख्तिताम पर लेकर आते हैं। अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। कोड ऑफ द डे, मेहनत कहीं भी ले जाती है, ठीक है। मेहनत करोगे तो कुछ भी पा लोगे, ठीक है, सब कुछ पा लोगे, जो नहीं भी पा सकते वो भी पा लोगे। मेहनत करने से तो अल्लाह भी मिल जाता है, कहावत है मशहूर, लेकिन मेहनत करोगे तो कामयाबी भी मिलेगी। नमाज पढ़ा करो, और अपने प्यारों को दुआओं में याद रखा करो, मुझे भी याद रखना अपनी दुआओं में। सब्सक्राइब कर दो नीचे, ठीक है ना, तुम्हारे नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी कर दो, कर दो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यार कर दो यार, तुम देख क्यों रहे हो, कर दो यार, कोई बात नहीं, कर दो, लाइक भी कर दो, हाँ यार लाइक, ये लाइक का बटन भी है, ये भी कर दो। और अगर अगली वीडियो का भी इंतजार हो ना तो बेल आइकन को भी हिट कर दो। तो ठीक है जी, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।